how are you all? So here I am Venti. So today we are continuing with the present indefinite tense. So basically we are talking about present indefinite कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बात करी थी यूनिवर्सल ट्रुथ की कि ऐसे कौन से यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो कि हम मेंशन करते हैं इंडेफिनेट में ही. इंडेफिनेट होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसमें वर्ब के साथ आपको एस या ई एस का यूज़ करना होता है. दिखने में तो वो कंटिन्यूस, कोई अगर आपको बता दे कि यूनिवर्सल ट्रुथ कंटिन्यूस में लिख दिया गया है ना, या प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया गया है, तो आप उसको गलत ठहरा सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, कोई भी हम लॉ पढ़ते हैं तो किसी ने प्रूव किया वो लॉ, तो वो क्या है कि वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखा जाएगा. ठीक, क्योंकि वो एक सिद्ध हो चुका है, यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड किया गया है. ठीक है. तो दूसरा हो गया हमारा मैथमेटिकल. जैसे कि मैथमेटिकल में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि द एंगल्स इन द ट्रायंगल सम अप 180. तो जो ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं वो सारा सम करके उसका 180 डिग्री निकल के आता है. तो उसको हम 130 नहीं कह सकते, 120 नहीं कह सकते, तो ये बात ही नहीं होती है. तो सेंटेंस बनता है एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में. Two parallel lines never intersect each other. So basically this is also a good thing. Philosophical हो गया कि how to live life. Okay, तो philo मतलब होता है love of life. Okay, तो सोफी मतलब wisdom. सोफी का मतलब क्या होता है? wisdom. ठीक है. तो ये भी आपको समझना होगा कि जैसे कि कोई फिलोसफिकल, किसी ने फिलोसफी झाड़ी नहीं, इट मीन्स कि किसी ने मान लो कि आपको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लाइफ ऐसी जी जा सकती है, डेथ सबको आती है. ठीक है. टीचर ने, ठीक है, अगर टीचर पढ़ाता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाता है. जो सच्चा प्यार होता है वो कभी मरता नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फ़िलॉसफ़ी से कनेक्टेड है. ठीक है. फ़िलॉसफ़ी होती है जो जीवन जीने की आपको तरीका सिखाए. तो दैट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी चीज़ अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जा रही है तो वो क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है, और उसको कोई बदल नहीं सकता. इसीलिए रूटीन एक्शन है, उसको कोई बदल नहीं सकता भाई. वो रोज़ करता है तो रोज़ कर रहा है. अगर उसका एक भी दिन उससे मिस हो जाता है तो वो रूटीन एक्शन नहीं कहलाता. हम रोज़ उठते हैं सुबह, या हम सोए ही रहते हैं? नहीं ना, हम रोज़ सुबह उठते हैं ना. तो दैट इज़ अ रूटीन. आपकी वो रूटीन है, आपकी वो हैबिट है, हर रोज़ की हैबिट है. ठीक है. तो वो प्रेजेंट में ही आपको लिखनी होगी. तो दूसरा ही इसका पहलू हमने पढ़ा कि यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है, जो साइंटिफिक प्रूवन है, या मैथमेटिकली जो रामानुजम वगैरह हो रखे हैं, उन्होंने जो प्रूव किया है मैथ्स को. कुछ फिलोसफिक होते हैं, फिलोसफिकल पर्सन होते हैं, उन्होंने भी अपनी विजडम की कहानियाँ लिखी हुई हैं. साइकोलॉजिकल फैक्ट, कुछ ऐसे माइंड बिहेवियर पढ़ने वाले लोग होते हैं जो आपके माइंड को रीड कर लेते हैं, साउल को रीड कर लेते हैं, बिहेवियर को रीड कर सकते हैं. स्टडी, उनकी एक ऐसी स्टडी होती है कि मनोवैज्ञानिक होते हैं जो आपके मन को रीड कर सकते हैं, आपके दिमाग को रीड कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में रखते हैं, और वही चीज़ उनको क्या कर जाती है, डिप्रेसिव कर जाती है और डिप्रेशन देने लगती है. तो जो मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं ना, फिर काउंसलिंग करिए इनकी. आप जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और वो आपके माइंड को पढ़ेंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे. तो वैसे ही बहुत सारे अभी साइकोलॉजिस्ट हो चुके हैं जो कि ये बताते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके बिहेवियर क्यों इस तरह से हो चुका है. वो आपके बिहेवियर को रीड करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को रीड करते हैं, आपके माइंड बिहेवियर को रीड करते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी प्रूवन हैं. तो जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्ट एक ऐसा हो जाता है, जैसे कि एक माँ जो है अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम करती है बेटी से नहीं, क्योंकि अपोजिट ऐसा माना गया भाई, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट्स होते हैं ज़्यादा.
ठीक है। जैसे कि एक बाप जो है वो अपने बेटे से ज़्यादा बेटी से प्यार करता है। तो मैन रन आफ्टर वेल्थ रादर देन नॉलेज। मैन जो है वो वेल्थ की तरफ जा रहा है ज़्यादा और नॉलेज कम ले रहा है। ऑब्वियसली सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना है तो वेल्थ उसको चाहिए ही चाहिए, तो इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है। तो साइक का मतलब होता है गॉडेस ऑफ पोइट्री। तो ये भी आपको समझना होगा। ये तो हो गया हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है। तो किस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी, जिसमें आ गई साइंटिफिक, मैथमेटिकल, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है। तो 4 प्रकार की ऐसी फैक्ट्स होते हैं जो हम कभी भी उसको कॉन्टीन्यूस या पास्ट या फ्यूचर में नहीं लिखते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसको लिखा जाता है। और भी अगर हम देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या लिखा जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे आते हैं टू मेंशन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हो गई मोरल ऑफ द स्टोरी, कोटेशन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया। ठीक है। कोटेड वर्ड्स होते हैं ये। कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, किसी भी नॉवल में, शेक्सपियर हो गया तो उसने कुछ कहा है अपने नॉवल में, ठीक है, कुछ रिलेटेबल चीज़ कही है उसके द्वारा, कोटेड वर्ड्स हैं वो। ठीक है। उसको जैसे कि ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे गया होता है, उसको कोटेशन कहा जाता है। प्रोवर्ब हो गई कि किसी ने, आपने स्टोरी पढ़ी कछुए और उसकी मेंढक की, तो उसमें आपको क्या मोरल देखने को मिला, स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। ओके। तो ये था मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया, कोटेशन हो गया, सेइंग हो गया। सेइंग मतलब किसी ने कुछ कहा, फेमस पर्सन जैसे अमिताभ बच्चन हो गया तो उसने कुछ अपना कुछ कहा। ठीक है। ऐसा स्पोकन वर्ड्स हो गए, फेमस वर्ड्स हो गए। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है, इंडोनेशिया से कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो ये भी क्या किस में आता है, सेइंग में आता है। इट मीन्स ये सारे चीज़ें जो हमने अभी बात की है, सेइंग, कोटेशन या प्रोवर्ब, ये हमेशा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या लिखे जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमने वर्सेस करा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो अभी तक हम कॉन्टिन्यूस में ही कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे थे जो कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखनी होती थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहले बताया टू मेंशन रूटीन एक्शन, आपका कोई भी हैबिट हो गया। दूसरा हमने यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्या है। तीसरा हमने बात की प्रोवर्ब, किसी ने कहा दिया कुछ, ठीक है, प्रोवर्ब हो गई, सेइंग हो गया, कोटेशन हो गया, कोटेशन। सो गाइज अब चलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। हमने लड़ाई करवाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, अब हम चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पास। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा महेश इज स्लीपिंग नाउ। महेश अभी सो रहा है, तो महेश इज स्लीपिंग, ये कंटिन्यूस था। ठीक है। महेश जो है वो स्लीप कर रहा है। ठीक है। जब नाउ हमने देखा यहाँ पे, तो ये कुछ याद कराता है आपको कि वो जो है एक्शन तो वो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में हो रहा है, पर वो अभी हुआ है, मतलब कि नाउ मतलब लाइव हो रहा है, लाइव हमारे समक्ष बैठा है महेश, बैठा नहीं है, लेटा हुआ है महेश। हम बेडरूम में हैं और जब बेडरूम में महेश सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, और एक व्यक्ति वो ये बोल रहा है खड़े होके कि महेश इज स्लीपिंग नाउ मतलब कि लाइव वो सो रहा है, अपना एक्शन जो वो सोने का वो एक्शन जो कर रहा है वो लाइव कर रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। A person is speaking, a person is standing out there and he is talking about that Mahesh is sleeping on now. तो sleeping now मतलब कि वो लाइव एक्शन की बात किसी व्यक्ति से कह रहा है। जैसे कि मैं अगर किसी रूम में गई तो मैंने देखा कि मैंने कहा महेश इज स्लीपिंग नाउ मतलब कि अभी। तो सेंटेंस अगर मैंने बोला होता कि महेश इज स्लीपिंग,
तो महेश सो रहा है भाई, अब वो थोड़ी देर पहले सो रहा होगा या पहले, मतलब कि वो कंटिन्यूस है, परंतु हमें नहीं पता कि वो अभी सो रहा है या अभी थोड़ी देर बाद सो रहा है या पहले सो रहा था। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट में ही कहीं परफेक्ट में या अभी ठीक है, प्रेजेंट का थोड़ा सा आगे जा चुके हैं हम यहाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो लाइव एक्शन को मेंशन करे उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। टू मेंशन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसके कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स अगर सेंटेंस में हमें देखने को मिल जाए, जैसे कि नाउ, अभी हो रहा है, राइट नाउ, ये उससे भी ज़्यादा, राइट नाउ मतलब कि अभी हमें ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। एट दिस टाइम आई हैवंट, इस समय ये मेरे पास नहीं है। एट दिस टाइम, इस समय मतलब कि बाद में हो सकता है। करंटली आई एम इन नॉट इन होम, जैसे कि मैंने कहा करंटली आई एम इन नॉट होम, तो मैं करंटली घर पे नहीं हूँ, तो ये तो रैंडम बात हो गई ना, कंटिन्यूस हो गई और उसी समय की बात की गई है, मतलब कि लाइव मैंने बता रखा है। जैसे कि प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो ये सभी चीज़ें हमें बताती हैं टू मेंशन लाइव एक्शन। हम किसी भी चीज़ के बारे में जब लाइव बताते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइव एक्शन की, हमने अभी किसी व्यक्ति की बात की तो वो लाइव कर रखी है। ठीक है, इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। कॉन्टीन्यूअस जो है वो हमेशा लाइव में बताया जाता है कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही। दूसरी बात इसी में आती है कॉन्टीन्यूअस में ही, कि हो तो रही है लाइव पर वो पैरेलल एक्शन है, मतलब टू मेंशन पैरेलल एक्शन, मतलब कि हो तो वो कॉन्टीन्यूस रही है, मतलब कि चल रही है, पर वो पैरेलल है, मतलब कि यहाँ पे अगर वो महेश सो रहा है तो वहाँ दूसरे स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हो तो रहा है उसी टाइम पे, है ना, कॉन्टीन्यूस काम हो रहा है ना, परंतु वो पैरेलल कहीं और हो रहा था, लाइव दिख नहीं रहा होता, हमारी आंखों से दिख नहीं रहा होता, ना ही हमें पता होता है पर हमें दिख नहीं रहा होता। लाइव हम नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हाँ बस ये याद रखना कि जब हम बोल रहे होते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो उस समय हमें नहीं, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, पैरेलल एक्शन हो रहा होता है पर हमें सिर्फ उसका पता होता है। ठीक है, जैसे कि द PM इज़ कन्वर्सिंग इन वेस्ट बंगाल दीज डेज, तो वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा था पहले, जैसे मान लो कि अभी कोई सेंटेंस देखते हैं कि अभी त्रिपुरा में, नागालैंड में क्या हुआ, वो हो रहा है, क्या कहते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो PM इज़ एड्रेसिंग टू द नागालैंड पीपल्स, राइट, तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इन दिस डेज PM आर एलेबोरेटिंग देयर BJP stunt. I am not talking about these things, but I am just giving you an example like that. जैसे कि कोई चीज़ हमें पैरेलल दिख रही होती है, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस में ही। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस अगर हम देखें, इसमें भी अपवाद है। इसमें क्या अपवाद है, जैसे कि मैंने देखा आई एम सीइंग अ पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, मैं देख रही हूँ पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक कंटिन्यूस लाइव एक्शन कर रहा है एक व्यक्ति, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं वॉल पे देखा और मैंने पिक्चर को देख के बोला आई एम सीइंग अ पिक्चर ऑन द वॉल। तो क्या ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए? कोई चीज़ देखने की हो रही है तो वो कॉन्टीन्यूस होएगी क्या? नो, नॉट एट ऑल। सो यहाँ से हमें ये एक और चीज़ देखने को मिलती है, कोई भी चीज़ जो सेंसेस के द्वारा की जा रही है, जैसे कि देखना, खाना, देखना, फील करना, मेंटली हम कोई बात करते हैं, थिंक करना, सोचना, जानना, पहचानना, या कोई चीज़ हम आँखों से कर रहे हैं, अपीयरेंस से कर रहे हैं, या किसी चीज़ को हम अपना बता रहे हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस में नहीं होती।
वो कॉन्टिन्यूस में नहीं होती, वो हमारी हमेशा क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। हमेशा इंडेफिनिट में ही उसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स हो गई, नॉन एक्शन मतलब जिसमें एक्शंस नहीं होते, सेंसेस का काम होता है। जैसे जैसे हमारे 5 सेंसेस हो गए, सी, हर, टच, टेस्ट, स्मेल। तो सेंस काम करते हैं, सेंस जो होती है वो नॉन एक्शन वर्ब्स में आती हैं। और भी बहुत सारी एक्शन वर्ब्स होती हैं जो कि अब देखने में तो, हाँ मैं अभी वॉल पे देख रही हूँ, ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, देखना एक सेंसेस है, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब्स में आती हैं, जिसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूस में इसका कभी यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये हमें पता चलता है। सो नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, तो कैसे कुछ ऐसी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं जो कि हमेशा हमें क्या चाहिए, इंडेफिनिट में ही चाहिए रहती है, उसमें हमें कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखना होता। वैसे तो हम कॉन्टिन्यूस ही पढ़ रहे हैं कि उसमें एक्शंस को बताने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस, लाइव एक्शंस और पैरेलल एक्शन दोनों ही कॉन्टिन्यूस में ही लिखे जाते हैं। परंतु कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि काम ही नहीं करती, नॉन एक्शन होती हैं, जिनका काम नहीं होता, सिर्फ वो नेचुरली हो जाती है। जैसे कि देखना, तो देखना कोई वो थोड़ी ना है कि काम थोड़ी ना है, कोई एक्शन थोड़ी ना है, ये तो नेचुरली हो जाता है। हियर सुनना, टच करना, टेस्ट स्मेल, टेस्ट हो जाना, ठीक है, स्मेल करना ना, अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो हम कोई काम थोड़ा ना उसमें है, कोई थोड़ा अपने हाथ पैर ही ला रहे हैं अपने, नहीं ना, तो ये तो सेंसेस की है। अब फीलिंग है, तो फीलिंग जैसे कि फीलिंग हो गई आपकी, फीलिंग, ठीक है, तो फील करते हैं आप, ठीक है, फील करने में आप कर लेते हैं किसी से प्यार, तो प्यार करना तो ये कोई काम थोड़ी ना है, एक्शन थोड़ा ना है ये, इसमें कोई काम या अपनी मेहनत लग रही है, वो अपने आप ही दिल से हो जाता है, दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है। लाइक किसी को पसंद करना, किसी से हेट करना, वो अपने आप भी हो जाता है, हम खुद से उसको कोई मेहनत नहीं करते, ठीक है, कोई चीज़ को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं तो वो हम एक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि हम रूटीन एक्शन की बात करते हैं कि हमारी हैबिट है कि हम कहीं जा रहे हैं, तो ये एक एक्शन है, जाने वाला कोई एक्शन हुआ, जाना, आना, गाना, पीना, सोना, पीना सोना नहीं, तो लाइक, हेट, रिस्पेक्ट, अडोर करना, किसी को एडमायर करना, तो ये भी एक नॉन एक्शन है, इसमें काम नहीं हो रहा। जब जिसमें काम ही नहीं हो रहा तो उसको हम कॉन्टिन्यूस क्यों बताएं, हम उसको क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा ये हमेशा। जैसे कि मेंटल प्रोसेस में देख लेते हैं, मेंटल प्रोसेस क्या होती भाई, कोई चीज़ को हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही, बस दिमाग का ही थोड़ा होता है। नो किसी को जानना, अंडरस्टैंड करना, किसी बात को समझना, कंसिडर करना, तो ये जो है हम जिसको टच ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं अपने अंदर कि भाई ये चीज़ हो रही है। किसी चीज़ को देखना, अपीयर, किसी चीज़ की तरह दिखना, किसी चीज़ का लुक हमें देखना आंखों के द्वारा, हैव किसी चीज़ से पोजीशन बताना, पोजीशन मतलब कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, जैसे ऑनरशिप बताना, जैसे कि आई हैव दिस, आई ओन दिस, बिलोंग, ये मेरे से बिलोंग करता है, ये कंटेन, इट कंटेन दिस, इट कंटेन, इट कंसिस्ट दिस। तो जैसे कि मैटर हो गया, ठीक है, कोई मैटर हो गया, विश हो गई आपकी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दायरा है जो कि इंडेफिनिट में ही आता है, जिसमें हमने अभी बात की, आई एम सीइंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, तो मैं किसी वॉल पे एक पिक्चर को देख रही हूँ, तो ये इसमें एक्शन सिर्फ आंखों का हुआ है, तो एक्शन जिसमें कोई चीज़ हिल ही नहीं रही है, कोई चीज़ एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ नॉन एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो वो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं चाहिए, इज़, एम, ING नहीं लगेगा। जैसे कि सीमा इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, तो किसी की रिस्पेक्ट करना कॉन्टिन्यूस हो सकती है, परंतु उसको लिखा नहीं जाता कॉन्टिन्यूस में, रिस्पेक्टिंग, तो किसी की रिस्पेक्टिंग करना, रिस्पेक्ट करना तो कोई काम है क्या, नहीं ना, वो एक फीलिंग है, रिस्पेक्ट्स करते हैं, तो इज़ नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ
क्या आएगा, सीमा रिस्ट्रिक्ट्स हर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स आर नोइंग द नो क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स आर नोइंग द क्वेश्चंस, स्टूडेंट जान रहे हैं, तो वो अपने दिमाग से जान रहे हैं, वो एक्शन जो है वो दिमाग में हो रहा है। जब दिमाग में एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूस, मतलब कि एक लाइव एक्शन नहीं बात कर रहा है, तो उस इज आर नहीं आए उसमें सिर्फ। तो देखा आपने किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम किस तरह से यूज़ करते हैं इंडेफिनेट में। जैसे लाइव एक्शंस की बात करी हमने कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे भी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सही है, इज एम आर आई एन जी लग रहा है तो सही होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब चलते हैं आगे। ठीक, अब लड़ाई है हमारी हैव और किसकी, हैव की ही। ठीक है, हैव और हैज़ की। तो हैव और कॉन्टिन्यूस, जैसे कि हैव है उसकी लड़ाई है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगता है तो कैसे काम करता है, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ लगता है तो ये कैसे काम करता है हैव। तो हैव का यहाँ पे हम यहाँ देखने वाले हैं किस पर्सपेक्टिव में यूज़ होता है। दोनों तरीके से यूज़ होता है। जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज़ किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब सबके लिए क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। जैसे कि हैव जो है वो किसी का पोजेशन बताने के लिए यूज़ होता है, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दोज। तो अगर ठीक है, एक तो हो गया पोजेशन की बात करता है, पोजेशन की बात करता है हैव। दूसरा इसका फंक्शन होता है हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ मतलब कि अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो आई हैव अ फीवर, तो मैं हैव ऑब्वियसली लगा सकती हूँ, हेल्थ की बात करता है। ठीक है, दूसरा इसमें रिलेशन की बात करता है कि मेरा रिलेशन उसके साथ ये है, पोजेशन में ही आ जाता है, रिलेशन में भी आ जाता है। रिलेशन किसी व्यक्ति से हो सकता है, पोजेशन किसी चीज़ से हो सकता है। प्लान किसी चीज़ की आपने प्लानिंग की, हम इतने दिन बाद यहाँ जा रहे हैं तो प्लानिंग। तो यहाँ पे 4 चीज़ें जो हैं हैव के साथ लगती हैं, जैसे कि पोजेशन हो गया, रिलेशन हो गया, हेल्थ हो गया और प्लान होगा। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें जो है वो हमेशा किस में लिखी जाएंगी, इंडेफिनेट में यूज़ की जाती हैं। इंडेफिनेट मतलब जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, इंडेफिनेट की बात करता है। अब जब इसी हैव को जब हम स्पेसिफिक बना देते हैं, स्पेसिफिक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसको कॉन्टीन्यूस में ही हमने लिखना है। कॉन्टीन्यूस मतलब कि आई एन जी जिसके साथ लग जाएगा। हैव तब कैसे यूज़ होता है, हैव तब वहाँ पर आर के साथ, इज़ के साथ लग सकता है, इज़ हैविंग, इज़ हैविंग, आर हैविंग। ठीक है, आर हैविंग मैक्सिमम, इज़ हैविंग भी आ सकता है। तो हैविंग किसके साथ लगता है, कॉन्टीन्यूस के साथ। कॉन्टीन्यूस में तब लगता है जब स्पीकर ही बात कर रहा हो, स्पीकर ओरिएंटेड मीनिंग हो, सेंटेंस में सिर्फ स्पीकर की बातचीत हो रही हो, तब लगता है। ठीक है, तो जैसे कि हैविंग, जब हम हैविंग लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक सेंस क्रिएट करता है। स्पेसिफिक मतलब कि एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो स्पीकर मतलब एक ही व्यक्ति होता है, स्पीकर होता है एक व्यक्ति। ठीक है, तो जब एक ही व्यक्ति बोल रहा है तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। स्पेसिफिक के साथ हमने यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी की बात करनी है कि कैसे हैव जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है। तो जब भी हम खाने की बात करते हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं घूमने तो वहाँ ये खाना खाएंगे, तो खाने के जब खाने का मेंशन हो जाता है सेंटेंस में तो हैविंग ठीक लगता है। जब खाने के साथ हम इंजॉय भी करते हैं, खाना पीना और इन्जॉय करना, ये 3 प्रकार की ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो कॉन्टिन्यूटी में आ जाती हैं। जब हम हेल्थ, रिलेशन और प्रोपोजिशन की बात करते हैं तब हम इसको ही इंडेफिनेट में लिख देते हैं। तो ये हैव जो है काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। इसी तरह से हमने और भी देखे हैं, जैसे कि थिंक हो गया, सी हो गया, थिंक हो गया, सी हो गया, नो हो गया। ठीक है, और इन्हीं को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो थिंक्स हो जाएगा। जब इन्हीं का कंटिन्यूटी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। कंटिन्यूटी के साथ उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, जैसे कि आर थिंकिंग, इज़ थिंकिंग, है ना। सी के साथ सीइंग, इज़ थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। ठीक है, तो ये भी, ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। हम यहाँ पे एनालिस कर रहे हैं, तो एनालिस में हम सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा किस तरह से एनालिस होता है, किसके साथ हमने किया, कॉन्टीन्यूस के साथ कैसे ही हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हमने क्या सीखा, जिसमें 2 एक्शंस बताए गए, लाइव एक्शन और पैरेलल एक्शन हो रहा था। तीसरा हमने
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही हमने देखा कि कैसे नॉन एक्शन वर्ब काम करती हैं, जिसमें आईएनजी ना लगते हुए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ करना होता है ना। देखने में तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगते हैं, परंतु वो होते एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आया है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। अब हम चलते हैं, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, कॉन्टिन्यूस भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं परफेक्ट की ओर। तो परफेक्ट हमको कैसे पता चलता है कि ये परफेक्ट है? परफेक्ट हमने बात की थी जिसमें स्कोप नहीं हो और कुछ चेंजेस, इम्प्रूवमेंट नहीं हो। जब स्कोप नहीं होता इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, तो परफेक्ट उसको कहते हैं। परफेक्ट होता है कि जो अपने आप में ही पूर्ण है, जिसको हम और नहीं चेंज कर सकते, परफेक्ट हो जाता है। तो प्रेजेंट में ही जो काम आपका पूर्ण रूप से हो चुका है उसको हम परफेक्ट कहा दिया जाता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका हम लड़ाई करवाएंगे वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट के साथ, क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट की लड़ाई इसके साथ कैसे करवाएंगे वो हम देखते हैं। परफेक्ट क्या होता है? जो अपने आप में ही कंप्लीट होता है। इफेक्ट कैन बी सीन हो जाता है, फेल्ट हो जाता है, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। 3 इसके हमने पढ़ने हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी हमने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि जो काम अभी अभी हुआ है आपका, अभी अभी, मान लो कि ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटे हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, मान लो कि अभी बजे हैं 1:13, तो 12:13 पहले हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, ठीक है, टेंस पढ़ रहे थे। उसके बाद हम 12:30 बजा देते हैं, 12:30 ये 12:30 है, प्रेजेंट तो हमारा ये अभी चल रहा है 1:13, ठीक है। तो 1:13 के ठीक पहले 12 बजे थे, ठीक है, 12:30, 30 मिनट हुए। 30 मिनट में जो काम प्रेजेंट, अभी हम पहले थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो हम थोड़ी देर हम काम पहले थोड़ी देर ही पहले किया, रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ, जो काम हमने रिसेंटली किया पर अभी भी चल ही रहा है काम, ठीक है, तो जो काम हम ये रिसेंटली करते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे टाइमलाइन के थ्रू हम जानते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा पास्ट है, ठीक है, तो प्रेजेंट हमारा ये चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ठीक थोड़ा पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, ये बहुत पीछे चल जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे ना, प्रेजेंट के थोड़ा पीछे, तो वो हमारा होता है परफेक्ट। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी अभी काम हुए हैं, तो उसको हम मेंशन किस तरह से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार, ही जस्ट मेट मी, ओके। तो जब आपको सेंटेंस में सो फार, लेटली, रिसेंटली कुछ ऐसे शब्द देखने को मिल जाए, तो आपको समझना चाहिए कि ये हमें हमेशा किस में लिखने हैं? अभी अभी हुए काम को हम मेंशन करते हैं सो फार से, कि ये काम जो है वो अभी अभी हुआ है। मतलब कि है तो पास्ट बन चुका है तो परफेक्ट बन चुका है, परंतु अभी मतलब कि 2 मिनट पहले काम हुआ है, अप टिल नाउ हो गया। लिखे तो ये सेंटेंस के एंड में जाते हैं, ठीक है, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, लेटली, येट, ऑलरेडी, जस्ट। तो ये सभी शब्द जो हैं वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताने वाले होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस में दिख जाते हैं तो हमें हमेशा परफेक्ट के साथ लेकर चलना पड़ता है। परफेक्ट में हमें पता ही है हैज़ लगाया जाता है, ठीक है, जहाँ तो हैव लगाया जाता है, जिसके साथ हम यूज़ कर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम इसमें, सो बेसिकली ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार, ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया। तब तक तो ये क्या था? पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा था। जैसे ही हमने देखा सेंटेंस के एंड में सो फार लगा है, तो इसका मतलब बिल्कुल पास्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक पास्ट बता रहा था। ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट,
प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट स्पेसिफिक, पास्ट का इंडेफिनेट बना रहा था ये। जैसे ये सेंटेंस हमने पूरा पढ़ा तो सो फार लगा था इसके साथ सो फार, जो बता रहा था कि अभी अभी, मतलब कि जो प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया है वो अभी अभी ही किया, मतलब कि वो ज़्यादा पास्ट नहीं है, मतलब कि परफेक्ट में ही काम हुआ है। तो जब परफेक्ट में काम हुआ है तो हम इसमें सेकंड फॉर्म ना लगाते हुए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही हैज़ प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार। सो फार जो है वो सेंटेंस के हमेशा एंड में आता है, जो कि बताता है आपका रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ठीक, इसके साथ ही हमें अप टिल नाउ देखने को मिल जाए, बाय दिस टाइम मिल जाए, रिसेंटली मिल जाए, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में ही हमें देखने को मिलते हैं, और ये हमेशा हमें पास्ट परफेक्ट की जानकारी ही देते हैं। सेंटेंस पहला हमें देखने को मिलता है वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, परंतु जैसे ही हमने सेंटेंस में पढ़ा सो फार, तो सो फार जो है वो रिसेंट हुआ कंप्लीट एक्शन होता है। ठीक है, जो कि बताता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस में जो है नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि लेटली शी हैज़ वॉच 3 मूवी, तो उसने मूवी वॉच तो की है 3, पर वो लेटली की हैं। तो लेटली जो है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, ना कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में, इसलिए हम यहाँ पे ना लिखते हैं, ये हमेशा लास्ट में लिखेंगे। शी हैज़ वॉच, शी हैज़ वॉच्ड, शी हैज़ वॉच्ड 3 मूवीज़ लेटली। तो ये सभी आपको याद रखना है कि जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स आ गए तो वो भी हमें एंड में ही देखने को मिलते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि जैसे हो गया येट हो गया, ठीक है, एज जेट हो गया, ये 2 शब्द, और एक होता है जस्ट, और एक होता है ऑलरेडी। ये अगर सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है तो इसका अलग ही डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो येट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जिसका नेगेटिव मीनिंग होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है, सेंटेंस के हमेशा क्या आएगा, एंड में आएगा। जैसे कि शेखर डिड नॉट पे द फी येट, तो येट जो है वो ना ही बीच में आएगा, हेल्पिंग वो मेन वर्ब के बीच में आएगा, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में ही लिखा जाता है येट। ठीक है, तो जैसे शेखर हैज़ नॉट पेड द फी येट, तो जैसे कि सेंटेंस में लिखा कि हाई डैश ऑलरेडी सबमिटेड। ठीक है, ऑलरेडी सबमिटेड जो है वो वर्ब है। ठीक है, एक्शन हुआ है द प्रोजेक्ट, तो ये जो है वो ऑलरेडी जो है वो ठीक जगह लगा हुआ है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो लिखा जाता है वो ऑलरेडी, और ये जस्ट भी ऐसे ही लिखा जाता है। जस्ट और ऑलरेडी दोनों हेल्पिंग वर्ब ब्लैंक बीच में ये लिखे जाएंगे, फिर मेन वर्ब लिखा जाएगा। ये तो आपको याद ही रखना होगा। समझ में आता है आपको कि अब यहाँ पे आपका बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, किस तरह से आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को देखा। अब चलते हैं हम आगे और इसकी गूढ़ता को जानते हुए हम देखते हैं, जैसे कि he has bought the shirt yesterday। ठीक है, तो जैसे कि हमने सेंटेंस पढ़ा ही हैज़ बॉट द शर्ट, तो उसने कोई शर्ट को बॉट किया है, तो ये हमारा बता रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हमने यस्टरडे देखा, तो यस्टरडे हमें बताता है बिल्कुल ही पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, इंडेफिनेट टाइम बता रहा है, इंडेफिनेट। ठीक है, ना कि जो जैसे ये हमने अभी अभी पढ़ा, पर प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो रीसेंट आपका काम हुआ होता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। परंतु जब हम बहुत पास्ट में चले जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से भी पास्ट में चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यस्टरडे की बात करता है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि इसमें कैसे हम
अपनी बुद्धि यूज़ करें। जैसे कि हमने यहाँ देखा ही हैज़ बॉट द शर्ट, ठीक है। जैसे ही उसने लिखा ही हैज़ बॉट द शर्ट, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें लग रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में अभी अभी हुआ काम है, रिसेंटली एक्शन हुआ है। परंतु जैसे हमने इसके साथ यस्टरडे देखा, तो ये तो हमें स्पेसिफिक जानकारी बता रहा है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये मतलब कि एक पास्ट का एक्शन हुआ जो कि वो कर रखा है उसने, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि अब इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली जब हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट का स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, पास्ट के इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम इस शब्द से पीछे जाएंगे और इसको हटा के, हैज़ को हटा के हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। सीधा मतलब है कि हमें सेकंड फॉर्म लेके चलना है। अगर एक हिस्सा एक सेंटेंस का हिस्सा अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा हिस्सा भी तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम अगर आपको सेंटेंस में दिख जाता है, सेंटेंस के एंड में कोई टाइम वर्ड दिख जाता है ना, लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, एज, ठीक है, डे, नाइट, जो भी है, तो ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपको हमेशा सेंटेंस को लेके चलना है पास्ट इंडेफिनिट में ही। इसको हमेशा दिया रहेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, आपको लेके जाना है इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो समझ में आता है किस तरह से हमने यहाँ पे बातचीत की है। जैसे कि मैंने लिखा आई हैव सीन हिम 3 days अगो, जैसे ही मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा, तो बता तो रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो सेंटेंस से तो लग रहा है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जैसे ही हिम के आगे हमने लिखा 3 days अगो, 3 days अगो मतलब 3 दिन पहले वो क्या किया था कि उससे मिला था। तो जब वो 3 दिन उससे पहले मिल गया था, तो ये आई हैव सीन हिम, तो देखा तो उससे पहले होगा ना, देखा तो उसको उससे भी पहले होगा। मैंने उसे 3 दिन पहले देखा था, तो 3 दिन मतलब कि आज से पीछे 3 दिन, तो पास्ट का एक स्पेसिफिक समय हुआ, और उसके साथ जो देखने का काम है वो भी किस में हुआ होगा, पास्ट में ही हुआ होगा। समझने वाली बात है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आएगा, जो काम हुआ ही अभी अभी है ना, तो उसको तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। बट जो हुआ ही काम जो पास्ट में ही हो गया है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख के हम उस सेंटेंस को गलत नहीं करेंगे, हम उसको भी पास्ट इंडेफिनिट लेके चलेंगे। तो आगे वाला सेंटेंस को हैव ना लगा के यहाँ पे हमने सीधा लिखना है आई सीन हिम 3 days अगो। तो ये सेंटेंस का आपका पूरा रूप हमें बताता है कैसे यूज़ करना है, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे होंगे, कोई भी आपकी हिस्ट्री आप तुमने पढ़ी होगी, ठीक है। जैसे कि गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वो वहाँ से आएंगे, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। दांडी मार्च यात्रा हुई थी गांधी के द्वारा, तो ये भी फैक्ट है। तो इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 15 अगस्त को। तो ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हो रखे हैं, वो हमेशा क्या लिखे जाएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे हुए हैं, उसका एक डेट है, टाइम है, सॉरी डेट लिख दिया, उसका एक डेट है, ठीक है, डे है उसका, डेट है ना, एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट हो रखा है, तो उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, पास्ट का इंडेफिनेट में ही उसका यूज़ करते हैं। ये आपको समझना होगा किस तरह से हमने अभी देखा प्रेजेंट परफेक्ट की लड़ाई किसके साथ, पास्ट इंडेफिनेट के साथ, और कैसे पास्ट इंडेफिनेट जो है वो रेप्लिकेट करता है ड्यू टू प्रेजेंट। दिखता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, परंतु वो होता एक्चुअली पास्ट में है। सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। अगर सेंटेंस के एंड में हमें कुछ भी ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे पास्ट से, तो वो ऑब्वियसली जो चीज़ पास्ट में हुई है वो आगे वाली जो चीज़ हुई है
वो भी पास्ट में ही हुई होगी, तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये निकलता है। तो इसको आपको समझना होगा, कैसे आप इसको समझ सकते हैं वो आपकी ही चॉइस रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने देखना है कि जैसे कि सिंस और फ्रॉम, ये हमने यूज़ करा था कि जो फ्रॉम है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको समझना होगा। टेंस के 2 मीनिंग है। एक तो रिलेट करता है ये, अगर आपके पास प्रेजेंट ना हो तो आप बता सकते हैं कि आपका पास्ट क्या था, ठीक है। अगर आपके पास प्रेजेंट ही ना दिया हो, कोई पूछे कि आपका प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप बताइए इस समय आप कहाँ हैं, कहाँ थे। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि प्रेजेंट होता है तभी आप रिलेट कर सकते हो पास्ट से फ्यूचर से। किसी भी व्यक्ति का पास्ट निकालना है तो उसका प्रेजेंट जानना ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट ही नहीं पता है तो पास्ट कैसे पता चल सकता है, सीधा सीधा मतलब यहाँ में। और टेंस का दूसरा मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, कितना वक्त लगता है। करण हैज़ वेटिंग हियर सिंस 4 PM, ठीक है। तो वो 4 बजे से क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि 4 बजे से, ठीक है। अभी बज रहे हैं 7 अभी प्रेजेंट में बज रहे हैं 4:30, पहले बज रहे थे, तो मतलब वक्त हो चला है 2-2.5 घंटे का। तो सीधा सीधा मतलब है कि प्रेजेंट है तो वही हम ये टाइम को एवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस पढ़िए, करण हैज़ वेटिंग हियर फॉर 2 hours ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन की बात करता है, वो 2 घंटे से यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ये नहीं पता उसको, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया उसको कि ये 4 बजे से ये बैठा है और यहाँ पे 6 बज गए हैं, ऐसा नहीं, उसको पता ही नहीं है टाइम का। तो ड्यूरेशन की बात करता है, तो ये हमें पता चलता है किस तरह से हम टेंस को 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं, रिलेट करता है और एक ड्यूरेशन की बात करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हम अगली सेंटेंस की। तो जैसे कि आगे आपको पढ़ना है इसमें कि कैसे सिंस काम करता है, सिंस, ठीक है। जैसे कि हमने बात कर रही है, सिंस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम की बात करता है, स्पेसिफिक टाइम होता है इसका, ठीक है, स्पेसिफिक समय पर बात करता है सिंस। और हरी विल बीन डूइंग हिज जॉब सिंस नेक्स्ट ईयर। तो सिंस जो हमने है स्पेसिफिक बात करता है और ये जो है एक टाइम पीरियड की बात करता है। इसके अलावा तो ये सेंटेंस आप पढ़िएगा, रमेश हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस ही हैज़ कम हियर। रमेश जो है उसका काम चल रहा है पेंटिंग का इस वॉल पर, ठीक है। हैज़ बीन पेंटिंग, रमेश उस समय से पेंटिंग कर रहा है इस वॉल पे, सिंस ही हैज़ कम हियर, जब से वह आया है ना, जब से वह आया है तब से वो इस वॉल पर पेंटिंग कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि वो पहले आया, जब से वो आया है तब से वो क्या कर रहा है, उसका काम पेंटिंग का चल रहा है। काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो रहा है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब काम हो रहा है तो मतलब कि वो काम अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जब वो आ रहा है, आया है, तो वो भी कॉन्टिन्यूस में, वो भी परफेक्ट में आया होगा क्या। तो यहाँ पे तो आपने यही लिखा होगा ना, ही हैज़ कम हियर, ही हैज़ कम हियर, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो दोनों ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है और दूसरा जो है वो हमें स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, वो एक समय वो आ चुका है, वो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका आने का जो समय था वो एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ होगा। तो स्पेसिफिक टाइम पर आना उसका एक पास्ट बन गया, ठीक है। जब वो एक पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम पे आया, ठीक है, तो तब से वो रोज आ रहा है और रोज क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। तो सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि जो जब वो आया था पेंटिंग करने
तो वो एक ही बार आया होगा, ही हैज़ कम हेयर। तो यहाँ पे हैज़ कम ना लिखकर हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे। और स्पेसिफिक टाइम वो प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है, अभी वो पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, मतलब कि ये ना ही कॉन्टिन्यूस है, ना ही इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और ना ही ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि इन सब का मालिक। तो जब इन तीनों चारों में से कुछ भी नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम हो जाएगा। हैज़ ना लगा के हम हैज़ को हटा देंगे, कम हमारा आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो इसका क्या लॉजिक निकलता है कि अगर सेंटेंस में अगर आपको दिखता है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट दिख जाए, अगर आपको परफेक्ट दिख जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिख जाए, उसके साथ हमें सिंस देखने को मिल जाए, देखिए सिंस, तो सिंस हमें बताता है पास्ट का किसी स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देना ही सिंस का काम होता है। तो सिंस बताता है हमारे पास्ट इंडेफिनिट की बारे में, ठीक है। तो जब भी हमें प्रेजेंट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में दिख जाए, अगले वाले पोर्शन में हमें दिख जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या कुछ भी ऐसे दिख जाए, उसके बाद हमें देखने को मिल जाए सिंस, तो सिंस के बाद हमें हमेशा क्या लगाना होता है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, जो कि स्पेसिफिक बात करता है किसी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम की बात करता है, स्पेसिफिक, ठीक है, सिंस। तो समझ में आता है कि किस तरह से हम इसको देखते हैं, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाता है आपका, इसमें ये भी आता है 6 प्रकार के सेंसेस, जैसे कि देखना, फील करना, मेंटल प्रोसेस हो गया, अपीयरेंस हो गया, और आपका जो है पोजेशन हो गया, उसके अलावा आपका मिसलेनियस हो गया। तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स इसमें आ जाती हैं प्रेजेंट में। तो अगर ये अगर अगर आपके सेंटेंस में अगर ये देख जाए तो आपको सेंटेंस को, अगला सेंटेंस आपको परफेक्ट में लेके जाना पड़ता है। इंडेफिनेट हो तो परफेक्ट में ले जाइए, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया आपको, छोड़िए इसको, ठीक है। तो सिंस समझ में आता है किसी स्पेसिफिक जानकारी देता है, किसी भी स्पेसिफिक जानकारी, ठीक है, किसी भी टाइम की एक स्पेसिफिक जानकारी बताता है, पास्ट की स्पेसिफिक टाइम की बताता है। तो सिंस जो है वो प्रेजेंट के साथ भी लग सकता है और पास्ट के साथ भी लग सकता है। प्रेजेंट का स्पेसिफिक टाइम और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम सिंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर फ्यूचर में होने वाली घटना, फ्यूचर में होने वाली घटना में हम सिंस का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये भी बताइएगा। इसलिए नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पे पजल में होते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक बात नहीं होती है, पुष्टि नहीं होती है, ठीक है। सिंस होता है वो पुष्टि हो गई होती है कि हाँ ये होगा ही होगा या ये होता ही होता है, तो एक इंडेफिनेट की बात करता है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही जो फ्रॉम है, वो फ्रॉम जो है वो हमेशा फ्यूचर के साथ लगता है, वो प्रेजेंट के साथ भी लग सकता है, पास्ट के साथ भी लगता है, और फ्यूचर के साथ तो लगता ही है। तो गाइज़ आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले एनालिसिस के साथ, ठीक है। और भी बहुत सारे एनालिसिस हमारे बाकी हैं, अभी तक हमने जो कर रहे हैं वो हम बता देते हैं फिर से आपको। प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने लड़ाई करवाई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को लेके आए हम पास्ट इंडेफिनेट के साथ। अब आगे चलते हैं हमारी पास्ट इंडेफिनेट की कहानी मोर पास्ट के साथ। उसके अलावा फ्रॉम का कैसे यूज़ होना है, सिंस का कैसे यूज़ होना है, किस तरह से टेंस का क्या रिलेशन है प्रेजेंट से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमें करनी है अगले लेक्चर में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी।